इस वीडियो के द्वारा हम 12th बायो के पहले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पूरे चैप्टर को मैंने 4 वीडियोस में कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो ये है आपकी बुक का चैप्टर और इसमें 5 टॉपिक्स पे इसको कवर किया है। पहला है पुष्प, दूसरा निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, फिर है दोहरा निषेचन, फिर है निषेचन पश्च संरचनाएं घटनाएं और फिर है असंचरण और भ्रूणता। सबसे पहले हम पाठ पर जो कंटेंट दिया है उसको समझेंगे और उसके बाद इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने चैप्टर आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बोर्ड का जो पेपर है वो पाठ्य पुस्तक में से बनाया जाता है, उसमें बाहर से प्रश्न नहीं आते, लेकिन जब आप कंपटीशन देते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पाठ के हिसाब से देखते हैं इनमें क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वह सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पीय पादप का मतलब है एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादप। अब इसमें पुष्प जो है वो उसके जननांग होते हैं और सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन जो है वो प्रदर्शित करते हैं या उनमें लैंगिक जनन होता है। अब पुष्प जो है वो आवर्तबीजी पादपों का एक आकर्षक अंग होता है। पुष्प की संरचना के बारे में आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। एक पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं: बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। पुमंग जो है उसके नर अंगों का चक्र है, उसका प्रत्येक सदस्य पुकेसर कहलाता है। और जायंग जो है वो मादा अंगों का चक्र है, उसका प्रत्येक सदस्य अंडा या स्त्री केसर कहलाता है। तो पुष्प की संरचना आपको आनी चाहिए। उसके बाद है पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। इसमें जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायंग ये पाए जाते हैं। पुमंग जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पुमंग जो है वो पुकेसरों का बना होता है और पुकेसर जो है वो नरंग है, और जो जायंग जो है वो स्त्री केसर या अंडाक का बना होता है जो उसका मादांग है। अब एक पुकेसर जो है उसके 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। उसके 2 भाग हैं, एक तो पतला लंबा जो आपको दिखाई दे रहा है तंतु, और ऊपरी सिरा जो है वो उसका परागकोश। और एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं और दोनों पालियां योजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये एक 4 कोष्ठीय संरचना है और इसके प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो कुल मिला के एक प्रारूपी जो है पुकेसर में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। लघु बीजाणुधानी जो है गोलाकार संरचनाएं होती हैं और लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है वो 4 परतों की बनी होती है, जिसके नाम है बाह्यत्वचा, एंडोथीशियम या एंथीशियम कहते हैं, फिर है मध्य परत और टैपिटम। टैपिटम जो है वो सबसे अंदरूनी परत होती है। उसके बाद ये है इसकी संरचना या चित्र। तो ये चित्र आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ इसकी परतें दे रखी हैं। बाह्यत्वचा ये जो है ये इससे मिस्टेक लिखी है अंतत्वचा, तो इसका बाह्यत्वचा कर लेना। बुक्स में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं कई बार, तो उसको आप करेक्शन कर लेना। तो ये बाह्यत्वचा, फिर एंथीशियम, फिर मध्य परतें और फिर सबसे अंदरूनी परत जो है वो टैपिटम। और इसमें जो है प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। ये बीजाणुजन उत्तक में पहले समसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं और बाद में प्रस्फुटन द्वारा ये मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम परागकण कहते हैं। उसके बाद परागकण के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब जो भी आपने अब तक पढ़ा है इसके आप नोट्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए जनन की परिभाषा। तो जनन क्या है? सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन या प्रजनन कहलाता है।
ये दो प्रकार का हो सकता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इस पाठ में तो हमें सिर्फ लैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ना है। लैंगिक प्रजनन की परिभाषा क्या है? प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्म के मिलने से बनी रचना युग्मनज या जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में पुष्प ही उसके जननांग होते हैं। पुष्प में परागण तथा अंडों को उत्पादन, परागण तथा निषेचन की क्रिया, बीज तथा फलों का विकास, साथ ही बीजों तथा फलों के प्रकीर्णन आदि के कार्य संपन्न होते हैं। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जल या स्थल दोनों पर संभव है। तो जिस पुष्प में नर तथा मादा जनन भाग एक साथ उपस्थित होते हैं वैसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मक्का, रंडी, गुड़हल, नारियल आदि। और जब नर तथा मादा जनन भाग अलग अलग पुष्प में होते हैं तब उसे हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जैसे खजूर, शहतूत, भांग, पपीता आदि। तो कुछ चीज़ें हमने नोट्स में एक्स्ट्रा जोड़ी हैं। उसका उद्देश्य यही है कि आपकी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जो है कंपटीशन की तैयारी भी आपकी हो जाए। उसके बाद ये है पुष्प के भाग। बादलपुंज जिसे कैलेक्स भी कहते हैं, दलपुंज जिसे करोला भी कहते हैं, और ये पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, और जायंग जो गायनोशियम कहते हैं। और पुष्प का चित्र जो है वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। और फ्लोरिकल्चर क्या है? पुष्प खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद है निषेचन पूर्व संरचनाएं तथा घटनाएं। तो पुष्प में नर तथा मादा संरचनाएं पुमंग तथा जायंग पाई जाती हैं। पुमंग की परिभाषा क्या है? पुमंग नर जननांगों का चक्र पुमंग कहलाता है, इसका प्रत्येक सदस्य पुकेसर कहलाता है। जायंग क्या है? मादा जननांगों का चक्र जायंग कहलाता है, इसका प्रत्येक सदस्य जो है अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। उसके बाद है पुकेसर, लघु बीजाणुधानी की संरचना और लघु बीजाणु जनन, ये आपकी हेडिंग है। तो एक विशिष्ट पुकेसर दो भागों में विभाजित रहता है, एक पतला लंबा तंतु और उसके अंतिम सिरे पर द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाती है। परागकोश के दोनों पालियां योजितक द्वारा जुड़ी रहती हैं। परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखने में प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी या पोलन सैक पाया जाता है। तो ये चित्र आपको याद रखना है। उसके बाद ये चित्र की आपकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको जो चारों भित्तियां जो आप दिखा सकते हैं, अगर लघु बीजाणुधानी की संरचना पूछी जाती है तब आपको ये चित्र बनाना है। उसके बाद प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की चार परतें होती हैं, इनके नाम आपको क्रम से याद रखने हैं। बाह्यत्वचा या एपिडर्मिस, ये सबसे भारी भाग है जो उसकी सुरक्षा करती है। अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम, ये निचली परत है, ये परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। उसके बाद है मध्य परतें, अंतस्थीसियम तथा टैप्टम के बीच वाले परत को मध्य परत कहते हैं। ये परतें शीघ्र नष्ट हो जाती हैं तथा वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होते हैं। फिर टैपेटम, ये सबसे आंतरिक परत होती है, इसकी कोशिकाएं में एक या एक से अधिक केंद्रक जो है वो उपस्थित हो सकते हैं या पाए जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों की संख्या में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं, इन्हें परागकण भी कहते हैं। अब टैपेटम के बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है कि टैपेटम पर प्रश्न पूछा जाता है कई बार। टैपेटम दो प्रकार की हो सकती है, अमीबीय और श्रावी। अमीबीय टैपेटम जो है उसकी कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं, और श्रावी जो है ये जल्दी नष्ट नहीं होती है और ये जो है पोषक पदार्थों का श्रवण करती है। टैपेटम के दो प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। पहला, यह वृद्धिशील बीजाणुजन कोशिकाओं या बीजाणु मात्र कोशिकाओं तथा वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो एक इसका काम है पोषण करना, और दूसरा काम है ये प्रोयूबिकाएं उत्पन्न करती हैं जो परिपक्व परागकण की बाह्यभित्ति के निर्माण के लिए स्पोरोपोलिन तथा अन्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये परागकणों पर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का जमाव करने में जो है मदद करती है। स्पोरोपोलिन के कारण परागकण जो है जल्दी नष्ट नहीं होते और उनमें एक जो है वो थोड़ा सा चमकीलापन आ जाता है और वो लंबे समय तक जो है सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद है लघु बीजाणु जनन। तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु की कोशिकाएं द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य करने लगती हैं, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम परागकण भी कह सकते हैं। प्रत्येक परागकण गोलाकार होती है, ये दो परतों से घिरी होती है। सबसे बाहरी परत को बाह्यचोल एक्साइन तथा आंतरिक परत को अंतःचोल एंटाइन कहते हैं।
तो ये हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं, परागकण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।